तो पिछली क्लास में हमने डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग पढ़ा था, उस पर मैंने 15 क्वेश्चन दिया था। आप सब शायद बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाया तो आज कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर जो प्रॉब्लम नहीं बनेगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बात है कि 5 टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट रिलेशन डाइल्यूशन और मिक्सिंग का लिखाया था मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला टॉपिक था डाइल्यूशन का, उसमें m1v1 m2v2 से आप काम कर सकते हैं। नॉर्मलिटी केस में होगा n1 v1 n2v2, मतलब नॉर्मलिटी या मोलैरिटी पे आप डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। दूसरा था आपका कि दो सेम कंपोनेंट, मतलब H2SO4 H2SO4, एक H2SO4 डिफरेंट कंसंट्रेशन का, दूसरा H2SO4 डिफरेंट कंसंट्रेशन का, दोनों को मिला देंगे, वो वाला रिलेशन था, वो भी आप देख लेना। उसी में अगर नॉर्मलिटी में गिवन है तब भी वही बात होगा, या डिफरेंट वाले में भी वही होगा। अगर कोई सेम नेचर का हो, या दो सेम एसिड हो, दो सेम बेस हो, या दो अलग अलग एसिड भी, जैसे H2SO4 HCl वाला भी, तो सेकंड थर्ड टॉपिक रिलेशन सेम है, जिसमें N1V1 N2V2 प्लस so on Vm into mm मतलब रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। तीसरा चौथा था कि अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है तो दोनों का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होना चाहिए। अगर न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ना होके N1V1 minus N2V2 VmNm कर लेना। एक होगा न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस का दोनों कंपोनेंट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो। तो वो टॉपिक था, वो क्वेश्चन बना लेना आप। फिर आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्युबिलिटी। मैं जितने भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। आप सबको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से जाके आप नोट्स शेयर कर लेना अपने कॉपी में। कुछ बच्चों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो नहीं खुल रहा है, तो सबसे पहले आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो और टेलीग्राम पे कृष्णा केमिस्ट्री मुजफ्फर ऑफिशियल खोजोगे, मिल जाएगा, उसमें नोट्स हर क्लास का गिवन होगा। अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को समझाना है, सॉल्युबिलिटी को समझना है। तो किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में किसी खास सॉल्यूट का घुलना, मैक्सिमम अमाउंट, उसे हम सब सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। सॉल्युबिलिटी टेंपरेचर डिपेंडेंट भी होगा। एक एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, वो मैं डिफिनेशन लिखा हूं नोट्स में, वही मैं बोलूंगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेंपरेचर। मतलब अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसी खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुलना किसी खास टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। किसी सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट किसी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो घुलता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे हम इसको एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो 1 लीटर पानी लिया आपने और उसमें मैक्सिमम 100 ग्राम चीनी घुला, तो 1 लीटर पानी में मैक्सिमम 100 ग्राम घुला, तो वो इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी हो गई। हाँ, वो टेम्परेचर होगा, मान लो आपने 40 डिग्री बोला तो 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी अलग होगी। मैं फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर। अब हम लोगों को क्या है, सॉल्युबिलिटी दो टाइप का पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी में दो पढ़ना है आपको। एक पढ़ना है बाबू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, हम लोग को जो मिलेगा सब लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहा है। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब मीनिंग क्या होता है कि लिक्विड होगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट में कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग को तीनों टाइप का सॉल्यूशन पढ़ना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फिर लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में टॉपिक है वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है solubility of solid in liquid। किसी सॉलिड का किसी लिक्विड में घुलना किन बातों पे डिपेंड करेगा, इसमें 3 फैक्टर है। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट,
दूसरा है बाबू टेम्परेचर, एक थर्ड है प्रेशर, लेकिन प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हम लोग देख लेंगे। पहला दूसरा तीसरा हम लोग को देखना है। किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना 3 चीज पे डिपेंड करता है। ऐसे थर्ड टॉपिक का कोई रोल नहीं है, प्रेशर पे सॉलिड का कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक ना। हम लोग को यही तीनों पढ़ना है, लेकिन थर्ड टॉपिक प्रेशर भी लिखेंगे, लेकिन एक लाइन लिखेंगे कि प्रेशर का कोई रोल नहीं है सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड लिक्विड में। पहला दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, उस दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है सॉलिडिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। सबसे पहला है बाबू नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आप ये जानते होंगे कि आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा लाइट डिसॉल्व लाइट। लाइट डिसॉल्व लाइट का मीनिंग क्या होता है कि जो पोलर सॉल्यूट है, पोलर सॉल्वेंट में बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में बोलेंगे। जैसे आपका NaCl, KCl, अमोनियम क्लोराइड, ये सब हाईली डिसॉल्व होता है, इजीली डिसॉल्व होता है वाटर में, लेकिन वाटर में आपका नेफ्थलीन बॉल, एंथ्रासीन डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नॉन पोलर है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे केमिकल बॉन्डिंग से पोलर पोलर में बोलेगा, नॉन पोलर नॉन पोलर में। अगर आपका पोलर सॉल्यूट है तो आपको पोलर सॉल्वेंट लेना होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट है तो नॉन पोलर होगा। जैसे एग्जांपल में बताया है आपको, एंथ्रासीन और नेफ्थलीन पानी में नहीं घुलता है, लेकिन वही एंथ्रासीन नेफ्थलीन बेंजीन में घुलता है, क्योंकि बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, एंथ्रासीन नेफ्थलीन क्या है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में घुलेंगे और पोलर पोलर में। ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो ये है सबसे पहला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का नेचर अगर सेम है तो सॉल्वेंटी मतलब घुल जाएगा, डिफरेंट नेचर है तो इनसॉल्युबल होगा या थोड़ा सॉल्युबल होगा, पार्शियली सॉल्युबल या स्ट्रेंगली सॉल्युबल बोल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों का नेचर सेम होगा तो सॉल्युबिलिटी अच्छी होगी, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। अब इसमें आपको ये भी याद होगा केमिकल बॉन्डिंग का टर्म है कि आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड तो पोलर सॉल्वेंट मिलेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड चार्ज है तो पोलर कंपाउंड मिलेगा, आयनिक कंपाउंड नॉन पोलर नहीं मिलेगा। और आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी दो बातों पे डिपेंड करती है, एक हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक कंपाउंड और लैटिस एनर्जी के इनवर्सली। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्युबिलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैटिस एनर्जी। आयनिक कंपाउंड का ये आप याद रखना, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा कि आयनिक कंपाउंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्रेशन एनर्जी के सॉल्युबिलिटी और इनवर्सली टू लैटिस एनर्जी। ये टॉपिक है। फिर ये भी याद आपको ये होगा कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी किसी आयनिक कंपाउंड का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा है, तो उसका डेल्टा H क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये पहला केस। दूसरा केस है अगर हाइड्रेशन एनर्जी, और इसको हम सब बोलेंगे एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बाबू, एक्सोथर्मिक। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है, इस केस में क्या होगा, ये एंडोथर्मिक होगा, तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। ये भी है, ये सॉल्यूशन चैप्टर में नहीं है, ये आपने लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रखा है। तो ये पहला पॉइंट था, सिर्फ नेचर देखना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। और आयनिक कंपाउंड को याद रखना है कि आयनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली टू लैटिस एनर्जी। ये सब पॉइंट नोट्स में डील किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दूसरा है हम लोग का बाबू टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या रोल है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। पहला तो था नेचर, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सेम होती है। अब टेम्परेचर का क्या रोल है, तो मैं आप दो एग्जांपल देता हूं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होता है, कैसे सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है। जैसे आप ग्लूकोज या चीनी जब पानी में घुलते हैं तो देखते होंगे कि पानी ज्यादा ठंडा हो जाता है, मतलब वो जो सॉल्यूशन है चीनी का पानी में घुलना या ग्लूकोज का पानी में घुलना एंडोथर्मिक है, वो पानी के हीट को एब्जॉर्ब करता है। वैसे सॉल्यूशन को बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मीनिंग क्या, हीट एब्जॉर्ब जहां होता है। एक्सोथर्मिक का मीनिंग क्या होता है, हीट रिलीज। जैसे चूना पत्थर का एग्जांपल, जब पानी में चूना पत्थर डालते हैं क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना
वो दो टाइप का हो सकता है, वो एंडोथर्मिक हो सकता है और वो एक्सोथर्मिक। अगर किसी चीज सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो बोलेंगे एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, एंडोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में घोल रहे हो और हीट रिलीज हो रहा है, तो होगा एक्सोथर्मिक सॉल्युबिलिटी। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों आपको क्लियर होगा। एंडोथर्मिक मतलब होता है हीट एब्जॉर्ब, एक्सोथर्मिक मतलब होता है हीट रिलीज। दो बेस्ट एग्जांपल आप याद कर सकते हो, जैसे चीनी या ग्लूकोज। जब आप पानी में घोलते हो तो पता होगा आपको, घोलने के बाद आपने देखा होगा, घोलने के बाद सॉल्यूशन जो है चीनी पानी या ग्लूकोज पानी का सॉल्यूशन है और ठंडा हो जाता है। और ठंडा होने का मतलब क्या है कि वो पानी के हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का, जब पानी में चूना पत्थर जिससे पुताई होती है घर की, वो चूना पत्थर जब पानी में डालते हैं हम लोग तो हीट रिलीज होता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर वाले में बाबू दो टाइप का होगा, किसी सॉलिड का लिक्विड में घुलना, वो एंडोथर्मिक भी हो सकता है और बाबू एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। अब देखो दोनों को पार्ट बाय पार्ट हम सब देखते हैं। मान लो सबसे पहले हम सब एंडोथर्मिक सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे मान लो ग्लूकोज या शुगर, शुगर प्लस वाटर, हीट लिख रहा हूं ऐसी साइड, हीट का अगर हीट इस साइड लिखा हुआ है मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हीट है मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ये सॉल्यूशन, ये हो गया। एक्सोथर्मिक में क्या लिखूंगा, जैसे चूना पत्थर लिखता हूं वो वाला एग्जांपल, या और भी आप कॉपर सल्फेट भी लिख सकते हो, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर सॉल्यूशन प्लस हीट। जहां रिएक्शन के एरो के पहले हीट लिखा हो वो एंडोथर्मिक होता है। देखना आप रिएक्शन के एरो के राइट हैंड साइड लिखा है, प्रोडक्ट साइड लिखा है, तो ये हीट है मतलब ये एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, और ये क्या है एंडोथर्मिक। यहाँ डेल्टा H नेगेटिव होगा और यहाँ बाबू डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखो क्या है कि टेम्परेचर का इस पे क्या रोल होगा, टेम्परेचर का इस पे रोल होगा। टेम्परेचर तो घटाने बनाने में, तो आपको एक 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में ली चैटर्स प्रिंसिपल पढ़ाया गया होगा, वो याद होगा। अब बच्चे ली चैटर्स प्रिंसिपल का नाम सुन के डर जाते हैं कि हमने तो पढ़ा ही नहीं। कुछ बच्चे ऐसे डर जाएंगे जो 11th क्लास में इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, बोलेंगे ले ये टॉपिक तो छूट चुका है। तो डरने की जरूरत नहीं है। ली चैटर्स प्रिंसिपल है क्या, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये प्रिंसिपल जो है क्या, वो फैक्टर गवर्निंग इक्विलिब्रियम को डील करता है। मतलब इक्विलिब्रियम जिन जिन बातों पे डिपेंड करता है, अगर उसको आप डिस्टर्ब करोगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है जिसमें उसका प्रभाव क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। ये ली चैटर्स प्रिंसिपल है। अब ली चैटर्स प्रिंसिपल का है क्या, यहाँ भी मैंने रिवर्सिबल साइन दिया है, मतलब ये दिखा रहा हूँ, यहाँ इक्विलिब्रियम आया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम आया, यहाँ भी तो इक्विलिब्रियम रीच होगा ही। हमने क्योंकि इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने कि सॉल्यूशन में भी इक्विलिब्रियम आता है। अब देखो यहाँ पे जैसे मैं ये भी टाइप बता देता हूँ, तीन टाइप का सॉल्यूशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आएगा, अनसैचुरेटेड में तो आएगा नहीं। मैं एग्जांपल में बता देता हूँ आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। मान लो आपने एक गिलास पानी लिया, एक गिलास पानी में मैक्सिमम 10 चम्मच चीनी आपने डिजोल्व किया, 10 के बाद डिजोल्व नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे इसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्यों, क्या कि ये अब इसमें अमाउंट ऑफ चीनी नहीं घुलने वाला है। और उसी एक गिलास पानी में कोई अगर आपके सामने 7 चम्मच 6 या 7 चम्मच चीनी घोल के ला रहा है, तो आप ये समझोगे कि अभी 3 चम्मच चीनी इसमें और घुलने वाला है, तो 7 चम्मच वाले सॉल्यूशन को आप बोलोगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कि आपको पता है कि पर गिलास पानी में 7 चम्मच चीनी हो रहा है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर में। मान लो रूम टेम्परेचर लिया मैंने 35 डिग्री, 35 डिग्री पे एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी घुला, 10 चम्मच से ज्यादा नहीं घुल रहा, तो 10 चम्मच वाला जो सॉल्यूशन होगा उसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब इसमें नहीं घुलने वाला है। अब क्या है कि अगर कोई आपके सामने 7 चम्मच वाला घोल के ला रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। क्या आपको पता है कि इस 35 डिग्री सेल्सियस पे एक गिलास पानी में 10 चम्मच चीनी हट रहा है, तो उसमें कितना हटेगा, 10 चम्मच, लेकिन वो 7 घोल के लाया, तब 7 वाले को क्या बोलोगे, अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अब 10 चम्मच वाला चीनी है, इस टेम्परेचर पे घुलने, इस टेम्परेचर पे तो घुलने वाला है नहीं, लेकिन जब फ्लेम पे आप हीट करोगे और भी इसमें चीनी घुल जाएगा, वैसे वो बोलते हैं तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जो चाशनी होता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल है।
अब है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आता है। आपको मैंने इक्विलिब्रियम बताया था कि एक साथ दो प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन और प्रेसिपिटेशन। जैसे मान लो 10 ग्लास वाले चम्मच वाले पानी में अब आपको पता है कि नहीं घुलेगा, तब भी अगर आप चीनी डालोगे और हिलाओगे तो वहां पे क्या होगा, जो बाहर से चीनी डालो अंदर जाएगा, अंदर वाला बाहर आएगा। जो मैंने 11th क्लास में आपको रेडियो एक्टिव शुगर का एग्जाम्पल भी दिया था। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसमें अगर आप चीनी डाल के हिला रहे हो तो बाहर वाला चीनी अंदर जाएगा, अंदर वाला चीनी बाहर आएगा, जो काफी हाइपोथेटिकल है, लेकिन हम सब उसको रेडियो एक्टिव वाले शुगर से एग्जाम्पल हम तो 11th में पढ़े थे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम होगा। अब देखो क्या है, शुगर प्लस वाटर हीट, ये एंडोथर्मिक सॉल्यूशन, शुगर का पानी में घुलना आपको पता है एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर है, उसका घुलना एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो क्या है, एंडोथर्मिक में और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर का क्या रोल है। दो टाइप का सॉल्यूशन होगा, एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक आपको पता है चीनी का ग्लूकोज का घुलना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जहां हीट एब्जॉर्ब होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, चूना पत्थर का घुलना या कॉपर सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट, इन लोगों का घुलना एक्सोथर्मिक होता है। अब देखो क्या है, आपको लीचिट्रेट प्रिंसिपल पता है। लीचिट्रेट प्रिंसिपल बोलता है कि रिएक्शन अगर हम किसी इक्विलिब्रियम फैक्टर गवर्निंग को अगर छेड़ रहे हैं, अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसमें उसका प्रभाव खत्म हो जाए। जैसे देखो इसका फॉरवर्ड प्रोसेस एंडोथर्मिक है, ये एंडोथर्मिक है, इसका फॉरवर्ड क्या होगा एक्सो, और बाबू बैकवर्ड क्या होगा, सॉरी इसका फॉरवर्ड इंडो है और बैकवर्ड एक्सो है। इसमें क्या होगा आपको पता होगा, अगर इसका मान लीजिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मान लो इसका 35 डिग्री सेल्सियस होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा, इमेजिन कर लो 35 डिग्री सेल्सियस होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अगर आप हीट करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो चाहेगा वो उतना हीट एब्जॉर्ब करके फिर से 35 डिग्री मेंटेन करने का। अगर आपने 45 कर दिया 50, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फॉरवर्ड प्रोसेस में काम होगा। तो लीचिट्रेट प्रिंसिपल कहना है कि एंडोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्विटी बढ़ेगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है चीनी पानी। चीनी पानी जब आप चाशनी बनाते हो, हीट करते जाते हो, अमाउंट ऑफ चीनी घुलने लगता है। तो जितने भी एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्विटी बढ़ता है, ये हो गया। और ठीक उल्टा टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्विटी घट जाएगा। जैसे चाशनी जैसे ठंडा होता है, पूरा चीनी क्या होता है बाहर चला आता है। और एक्सोथर्मिक वाले में क्या है, ठीक उल्टा, एक्सोथर्मिक वाले में यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज करोगे सॉल्विटी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्विटी घट जाएगा। ठीक है, ये दोनों है, याद रखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको अगर लीचिट्रेट प्रिंसिपल नहीं भी पढ़े हो तो दिक्कत नहीं है, जो पढ़े ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ दो ही याद रखना है, अगर आप देख लेना टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एंडोथर्मिक प्रोसेस करोगा, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज करोगे एक्सो होगा। तो आप देख लो क्या करना है। जैसे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉल्यूशन आप ज्यादा से रखना चाहते हो तो इसमें किसमें यहाँ पे एंडोथर्मिक में टेम्परेचर क्या करोगे इंक्रीज करके रखोगे। यहाँ पे क्या चाहते हो एक्सो करवाने के लिए क्या क्या करना है, टेम्परेचर डिक्रीज, इसमें आप टेम्परेचर डिक्रीज करके रखना। अगर ये याद रख रहे हो आप तो काम हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एंडोथर्मिक सिचुएशन अगर होगा, एंडोथर्मिक फेवर करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एक्सपेंड करेगा। तो आप देख लो एंडोथर्मिक के लिए क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ा के रखना है। अगर एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन है, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर क्या करना है बाबू, डिक्रीज कर देना। बस यही दो पॉइंट याद रखना है आपको, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। कहीं काफी टॉपिक होता है, कितना याद कर पाओगे। तो दो चीज याद रखना है, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे एंडो, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे एक्सो। देख लो टेम्परेचर इंडो है, यहाँ एंडोथर्मिक सॉल्यूशन है, इंडो के लिए टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्विटी बढ़ेगी, एक्सो के लिए डिक्रीज। ये पॉइंट याद रखना। इसके अलावा क्या है, एक्सेप्शन भी है। तो दो पॉइंट याद रखना है, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर को हम सब बढ़ा के रखेंगे, और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ा के रखेंगे, एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर घटा के रखेंगे। ये हो गया। और तो टेम्परेचर तो दो ही टाइप का, मतलब टॉपिक दो ही टाइप का, एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन के लिए और एंडोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर घटा के, एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर बढ़ा के। लेकिन कुछ ऐसे फॉल्ट है जिनका इरेगुलर ट्रेंड है।
मैंने नोट्स में वो भी लिख दिया है। एक एग्जांपल है ग्लोबुलर सॉल्ट। एक ग्लोबुलर सॉल्ट है जिसका फॉर्मूला होता है Na2SO4 into 10H2O। शायद मैं इस फॉर्मूला को पहले देख लेता हूँ, शायद गलत लिखा है। ग्लोबुलर सॉल्ट का फॉर्मूला है सही, मैंने सही लिखा है। ग्लोबुलर सॉल्ट Na2SO4 बाबू 10H2O होता है, ये ग्लोबुलर सॉल्ट है। इसमें क्या होता है बाबू, इसका ट्रेंड इरेगुलर है। इसका मैं टेम्परेचर ग्राफ दिखाता हूँ आपको। सॉल्विटी है और इधर टेम्परेचर है। इसकी सॉल्विटी बाबू शुरू में बढ़ती है और मैक्सिमम होता है कहाँ पे 32.8 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर आगे पीछे हो सकता, मतलब हो सकता है कि गलत हो, मुझे जो याद है मैं लिख रहा हूँ। 32.8 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबुलर सॉल्ट का सॉल्विटी बढ़ता है, फिर इसका सॉल्विटी क्या होता है, घट जाता है। इसका कारण क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बाबू चेंज होता है। पहले इसका आप सॉलिड स्टेट अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, सॉलिड का डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है अपना, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर FCC, BCC, SCP। तो पहले के 32.8 डिग्री से पहले इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जब 32.8 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करेंगे इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इसका फिर सॉल्विटी घट जाता है। तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं जिनका इरेगुलर ट्रेंड है, लेकिन जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक्सेप्शनल है, लेकिन आप याद रख सकते हो। कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिनका इरेगुलर ट्रेंड है। पहले 32 डिग्री सेल्सियस तक सॉल्विटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब एंडोथर्मिक हो रहा है, फिर एक्सोथर्मिक ऐसे है। और तीसरा टॉपिक है बाबू प्रेशर। तो सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में पहला था आपको नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, दूसरा था टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट टेम्परेचर ही था, उसमें दो ही लाइन याद रखना है, ज्यादा टॉपिक से नहीं उलझना है। पहला एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्विटी बढ़ेगी, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटाएंगे सॉल्विटी बढ़ेगी। और तीसरा है प्रेशर। प्रेशर के बारे में याद आएंगे, सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर को बढ़ा के आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपने एक ग्लास पानी में 10 चम्मच चीनी घोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो 180 में, याद पता ही होगा आपको, हवा का दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 होता है। तो मान लो 180 में एक ग्लास पानी में 10 चम्मच चीनी घोला आपने, तो अगर सपोज 5 या 10 एटीएम प्रेशर भी कर दिया जाए, 100 एटीएम भी कर दिया जाए, तो सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब किसी सॉलिड का लिक्विड में मिलना प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है। इसका कारण क्या होता है कि जो सॉलिड होते हैं वो हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप दबा नहीं सकते हो, इसलिए प्रेशर का कोई रोल नहीं होता। तो मैंने नोट्स में एक लाइन लिख दिया है, प्रेशर का कोई रोल नहीं है सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में या लिक्विड इन लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड लिक्विड दोनों इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो ये फैक्टर भी याद रखना कि प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है सॉल्विटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में। कारण क्यों कि सॉलिड और लिक्विड हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ये टॉपिक था यहाँ तक। अगली क्लास में हम सब सॉल्विटी ऑफ गैसीय लिक्विड पढ़ेंगे। ये क्लास पूरा थ्योरेटिकल बेस था, अगली क्लास से न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, हेनरी लॉ में न्यूमेरिकल आएगा, उसके बाद तो पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल आपका भरा हुआ है। मैं एक बार फिर से इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जो क्लास चलेंगे लॉकडाउन में सबका मैं वही करूंगा, आपको बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, यहाँ पे क्लास में वीडियो में एक्सप्लेनेशन रहेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां आप जाओगे, आपको नोट्स का PDF मिल जाएगा। किसी किसी बच्चे का वो लिंक नहीं खुल रहा है, कारण है कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ का खुल रहा है। अगर लिंक नहीं खुल रहा है तो टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लो और उसी में लिखा होगा कृष्णा केमिस्ट्री मुजफ्फरपुर ऑफिशियल में, आप जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां आपको PDF मिल जाएगा। ठीक, ओके बाय।